Hi everyone, welcome to Kipan Education Channel. So HPTGT कमीशन नॉन मेडिकल के लिए और मेडिकल के लिए जो हमने अपनी प्रिपरेशन सीरीज स्टार्ट करी है उसका नेक्स्ट पार्ट है आपका, ठीक है। तो रेगुलरली जो बच्चे वीडियोस देखते हैं तो उनको पता है कि हमने अपना इनऑर्गेनिक और फिजिकल सेक्शन जो है वो ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। तो आज से हम जो है अपना ऑर्गेनिक सेक्शन जो है वो स्टार्ट करने वाले हैं, ठीक है। तो ऑर्गेनिक सेक्शन की अगर बात की जाए तो ऑर्गेनिक सेक्शन में आपका सबसे पहला जो चैप्टर आता है वो 11th क्लास का सम बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आता है। तो उसी चैप्टर को हम यहाँ पर डिस्कस करने वाले हैं, जिसमें हम पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे, उसके बाद आयोपिक नेमिंग सीखेंगे, ठीक है। फिर इसमें कॉन्सेप्ट छोटी छोटी टर्म्स होती हैं लाइक इंडक्टिव इफेक्ट, इंटरमीडिएट्स क्या होते हैं, रिएजेंट्स क्या होते हैं, क्या ऑर्गेनिक की जो टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है वो क्या होती है। उसके बाद फिर हम अपने फंक्शनल ग्रुप्स पे प्रोसीड करेंगे, ठीक है। 11th क्लास में आपके ऑर्गेनिक के 2 ही चैप्टर है, ये जो हम करने वाले हैं सम बेसिक प्रिंसिपल्स वाला, उसके बाद हाइड्रोकार्बन्स, उसके बाद जितने भी फंक्शनल ग्रुप है आपका अल्कोहल, हेलोरीन्स, देन एल्डिहाइड, कीटो, एमीन्स, ये सारे आपके पास 12th में हैं, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं। तो आप देख ही रहे होंगे हेडिंग मैंने दी हुई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो सबसे पहला क्वेश्चन ही माइंड में ये आता है, व्हाट इज़ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ठीक है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या हैं। सिंपल हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को तो बोल सकते हैं कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री आर दैट ब्रांच ऑफ ए साइंस इन विच वी डील्स विद ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ते हैं। तो नाउ व्हाट इज़ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो क्वेश्चन यही अराइज होता है कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है वो हमारे पास क्या है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की टाइम टू टाइम जो डेफिनेशन है वो चेंज होती गई हमारे पास, ठीक है। क्या हुआ कि हमारे पास सबसे पहले जो पुराने टाइम में, अगर एशियन टाइम की बात करें, तो जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है उनको बोला जाता था कि जो भी एनिमल्स, मतलब ऑर्गेनिक मतलब नेचर से जो एक्सट्रैक्ट होते हैं, मतलब जो भी एनिमल्स या फिर प्लांट्स से जो भी कंपाउंड जो है वो बनते हैं उनको बोला जाता था ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक है। पहले तक तो यही थी। उसके बाद हमारे पास बर्जेलियस, हमारे जो साइंटिस्ट हैं वो आए, उन्होंने बताया कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, हाँ, ज़रूरी नहीं है कि वो ऑर्गेनिक मतलब एनिमल और प्लांट से एक्सट्रैक्ट। उन्होंने बोला कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो होते हैं जिनके बीच में एक वाइटल फोर्स होती है। वाइटल फोर्स की एक इम्पॉर्टेंट फोर्स होती है जो रिस्पॉन्सिबल होती है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने के लिए। ऐसे करते करते बहुत सारे साइंटिस्ट आए, बहुत सारी डेफिनेशन दी गई, बट डेफिनेशन यही मानी जाती थी जो पुराने टाइम में कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दूस कंपाउंड्स जिसको एनिमल्स या फिर प्लांट से एक्सट्रैक्ट किया जाता है, मतलब जो नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं। बट उसके बाद साइंटिस्ट आए हमारे पास वॉहलर। कौन से साइंटिस्ट आए? वॉहलर। उन्होंने इस डेफिनेशन को बिल्कुल ही चेंज कर दिया। वॉहलर एक ऐसे साइंटिस्ट है जिन्होंने पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड सिंथेसाइज कर दिया था। इससे पहले डेफिनेशन ये बनाई जाती थी कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स और दूसरे कंपाउंड जो नेचर से एग्जिस्ट होते हैं, बट वॉहलर ने क्या करा, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में सिंथेसाइज कर दिया। तो ये क्वेश्चन भी आता है, किसने करा? वॉहलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। वॉहलर ने फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो क्या कर दिया, सिंथेसाइज कर दिया, और उसका नाम है यूरिया। सुना तो होगा आपने, क्या है? यूरिया। ये क्वेश्चन आया है आपके PYQ में। फर्स्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड बनाया किससे था? उन्होंने मिथाइल साइनाइड से, ठीक है। इसको वाटर के साथ उन्होंने ट्रीट करवाया था। तो हमारा यूरिया बनता कैसे है? ये ऐसे होता है यूरिया, C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे NH2 और यहाँ पे हमारे पास NH2, ठीक है। ऐसे क्या है? ऐसे ये यूरिया का फॉर्मूला है हमारे पास। क्या है ये हमारा? यूरिया का फॉर्मूला, यूरिया, ठीक है। फर्टिलाइजर में इसको यूज़ किया जाता है यूरिया, C डबल बॉन्ड O NH2। तो ये हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मतलब कि यहाँ से बिल्कुल ही चेंज हो गया कॉन्सेप्ट, जो इतने टाइम से लेके आ रहे थे कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो सिर्फ एनिमल और प्लांट से, मतलब नेचर से एग्जिस्ट होते हैं। बट इन्होंने क्या कर दिया, वॉहलर ने ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में सिंथेसाइज कर दिया, ठीक है। कहाँ पे सिंथेसाइज कर दिया? लैब में। तो उससे क्या है, फिर फर्दर जो डिस्कवरीज है वो होनी स्टार्ट हुई, डेफिनेशंस पे काम होना स्टार्ट हुआ। तो इन्होंने क्या देखा, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को स्टडी किया गया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है ना, उनकी जो केमिस्ट्री है, एक मेन एसेंशियल एलिमेंट है कार्बन, उसी के अराउंड घूम रही है, ठीक है। एक एसेंशियल हमारे पास एलिमेंट है कार्बन,
उसी के अराउंड घूम रही है। तो इन्होंने फिर डेफिनेशन को कैसे बनाया कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर दूस कंपाउंड्स इन विच कार्बन, कार्बन जो है वो मेन एलिमेंट होता है। कार्बन, कार्बन के साथ हाइड्रोजन भी हो सकता है। अगर कार्बन के साथ हाइड्रोजन होता है तो उसको हाइड्रोकार्बन्स बोला जाता है। हाइड्रोजन को रिप्लेस करके ऑक्सीजन आ सकता है, नाइट्रोजन आ सकता है, सल्फर आ सकता है, हैलोजेंस आ सकते हैं। बट कार्बन जो है वो असेंशियल है, कार्बन का होना असेंशियल है। अब यहाँ पे देखो अमोनिया बना है तो कार्बन है, बेशक एक ही कार्बन है, ऑक्सीजन है, नाइट्रोजन है, बट कार्बन का होना असेंशियल है। उन्हीं को हम क्या बोलते हैं, एक तरह से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलते हैं, ठीक है। हाइड्रोकार्बन्स डेफिनेशन उसका नाम ही बता रहा है, हाइड्रोकार्बन्स आर दो सब्सटेंस विच कंटेन्स कार्बन एंड हाइड्रोजन, ठीक है। हाइड्रोकार्बन, सिंपलेस्ट हाइड्रोकार्बन्स हमारे पास है CH4, तो ये हमारा मीथेन हो गया, ठीक है। इसको आप जानते होंगे, मीथेन हो गया। तो ये जो कार्बन है ऐसे इसने चार का इसके साथ हाइड्रोजन लगे हुए हैं, ये तो ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब अगर इन H को रिप्लेस करके कोई हेटेरो एटम्स लगा दें, हम हेटेरो एटम्स, ऑक्सीजन हो सकता है, नाइट्रोजन हो सकता है, सल्फर हो सकता है, या हमारे हैलोजेंस हो सकते हैं, ठीक है। तो वो सारे मतलब हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव, हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव उनको बोला गया कि वो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, ठीक है। वो क्या है, हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, राइट। तो ये थी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में थोड़ी सी आपके पास इसकी डेफिनेशन, हिस्ट्री में कैसे क्या काम हुआ है। और क्योंकि ये चीज़ जो है NCERT बुक्स में मेंशन है, दैट्स वाई मेरे को यहाँ पे बताना पड़ा आपको। इसके ऊपर आपका PYQ भी आया हुआ है, ठीक है। अब अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में जो कार्बन है वो असेंशियल एलिमेंट है, तो कार्बन की केमिस्ट्री को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब तक आपको कार्बन का नहीं पता वो कैसे बॉन्डिंग करता है, क्या उसकी हाइब्रिडाइजेशन जाती है, कैसे कैसे बॉन्ड फॉर्म होते हैं, तब तक हम पूरी ऑर्गेनिक को नहीं समझ सकते हैं। वैसे तो मैंने जहाँ पे हमने ग्रुप नंबर 14 के बारे में पढ़ा था, वहाँ पे भी ग्रुप कार्बन के बारे में आपको डिटेल में बताया गया था। बट फिर कोई बात नहीं, यहाँ पे मैं फिर से रिवाइज करवा देती हूँ आपको चीज़ें कार्बन की केमिस्ट्री के बारे में, क्योंकि वो इसका बेसिक है। अगर आपको वो नहीं पता आगे जाके, तभी बच्चों को जो ऑर्गेनिक है ना, केमिस्ट्री का जो ऑर्गेनिक पार्ट है वो सबसे मुश्किल लगता है बच्चों को। इसका रीज़न है बेसिक्स नहीं है, बाकी बहुत इजी है। अगर आपको बेसिक्स पता है, कैसे इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ जा रहे हैं, आपको ये सारी चीज़ें बिल्कुल समझ में आ रही हैं, तो ऑर्गेनिक कोई भी मुश्किल नहीं है, ठीक है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की केमिस्ट्री समझने से पहले हम कार्बन की केमिस्ट्री समझेंगे, बिकॉज कार्बन इज द असेंशियल एलिमेंट ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखो जो हमारे आसपास जो चीज़ें हैं ना, चाहे हमारी बॉडी है, चाहे हमारा फूड है, चाहे जो भी चीज़ें हैं, उनमें ऑलमोस्ट हाइड्रोकार्बन्स ही है हमारे पास। दैट्स वाई चाहे मेडिसिन हो, एनिमल्स है, कोई भी है, हर कहीं पे, क्योंकि बॉडी में प्रोटीन्स है, तो प्रोटीन्स क्या है, हाइड्रोकार्बन्स है, मतलब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स है। दैट्स वाई ऑर्गेनिक कंपाउंड की स्टडी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके पास, ठीक है। तो अब हम कार्बन को स्टडी करते हैं कि ऐसा कार्बन में क्या है जो इतने सारे कंपाउंड्स बनाता है। सो कार्बन एटॉमिक नंबर 6, ठीक है। कितना होता है इसका, एटॉमिक नंबर 6 होता है हमारे पास। तो ये हमने वहाँ पे भी देखा था, एटॉमिक नंबर 6 है। तो अगर इसके नियर बाय नोबल गैसेस देखी जाए तो कौन सी है नियर बाय नोबल गैसेस, या तो हीलियम जिसका एटॉमिक नंबर है 2, या तो नियोन जिसका एटॉमिक नंबर है 10। तो वहाँ तक पहुँचने के लिए, इनकेस अगर ये आयनिक बॉन्ड बनाना चाहता है, यहाँ तक पहुँचने के लिए भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करने पड़ेंगे, गेन करने पड़ेंगे, ठीक है, गेन करने पड़ेंगे। और अगर इसको यहाँ पहुँचना है तो यहाँ पे भी इसको 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करने पड़ेंगे। पहली बात तो जब भी इलेक्ट्रॉन लूज़ होते हैं तो हमारे पास आती है आयनाइजेशन एंथैल्पी, राइट। तो आयनाइजेशन एंथैल्पी आफ्टर सेकेंड आयनाइजेशन एंथैल्पी, थर्ड आयनाइजेशन एंथैल्पी बहुत ज़्यादा हो जाती है, इलेक्ट्रॉन को लूज़ करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो फोर्थ तो बहुत और भी ज़्यादा मुश्किल होगा। तो इलेक्ट्रॉन्स 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ करना कोई मतलब ईजी बात नहीं है, तो 4 इलेक्ट्रॉन लूज़ नहीं कर सकता है कार्बन। सेम हमारे पास क्या हो जाएगा कि 4 इलेक्ट्रॉन गेन करना, ठीक है, गेन करना। अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करता है, देखो हमारे पास ऐसे न्यूक्लियस होता है, तो न्यूक्लियस में क्योंकि इसका एटॉमिक नंबर तो 6 ही है, तो प्रोटॉन कितने हैं 6, बट उसने 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर लिए, तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने हो जाएंगे 10 इलेक्ट्रॉन्स। तो 6 प्रोटॉन्स के लिए 10 इलेक्ट्रॉन्स को मतलब कि बाउंड करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है, राइट। तो क्या हो जाता है, 10 इलेक्ट्रॉन्स को बाउंड करना भी डिफ़िकल्ट हो जाता है। दैट्स वाई कार्बन ना तो इलेक्ट्रॉन्स को लूज़ करता है ना ही गेन करता है, वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन,
ठीक है। केमिकल बॉन्डिंग में भी हमने ये चीज़ पढ़ी थी, वहाँ पे डिटेल में आपको बताया गया है कि जो कार्बन है फिर वो क्या करता है, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। क्या करता है हमारे पास वो, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की वजह से जो बॉन्ड बनता है उस बॉन्ड को बोला जाता है कोवलेंट बॉन्ड, ठीक है। शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स करता है, तो शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन की वजह से उसमें कोवलेंट बॉन्ड बनता है, वो आयनिक बॉन्ड फॉर्म नहीं करता है हमारे पास। एक तो यही इसकी यूनिक प्रॉपर्टी है कि ये टेट्रावेलेंसी शो करता है। टेट्रावेलेंसी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको नेमिंग में बहुत प्रॉब्लम आएगी कि स्ट्रक्चर्स कैसे बने हुए हैं हमारे पास। टेट्रावेलेंसी का मतलब क्या होता है, टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी का मतलब है कि उसकी जो वैलेंसिया वो 4 है, वो न्यूट्रल स्टेट में 4 बॉन्ड फॉर्म करता है। हमेशा कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है इन न्यूट्रल स्टेट, वो 4 ही बॉन्ड बनाने की ट्राई करता है। आपने याद रखना है कार्बन जो है वो क्या शो करता है, टेट्रावेलेंसी शो करता है हमारे पास, ठीक है। ओके, ये क्लियर हो गया होगा। उसके बाद इसकी सेकेंड प्रॉपर्टी आती है जो कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। पहली तो होगी टेट्रावेलेंसी, उसको देख लिया हमने, क्या है टेट्रावेलेंसी, टेट्रावेलेंसी, ठीक है। उसके बाद सेकेंड आती है इसकी मेन प्रॉपर्टी, कैटेनेशन। कौन सी प्रॉपर्टी है, कैटेनेशन, ठीक है। कैटेनेशन, कैटेनेशन का मतलब क्या होता है, कैटेनेशन का मतलब है सेल्फ लिंकिंग। कैटेनेशन का मतलब क्या है हमारे पास, सेल्फ लिंकिंग। कार्बन हैज अ एबिलिटी टू बॉन्ड विद एटम्स ऑफ अ कार्बन, मतलब कार्बन एटम्स के साथ ही बॉन्ड बनाने की एबिलिटी होती है, वेरी वेरी लॉन्ग चेन, ऐसे 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 करके। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से बहुत ज़्यादा कंपाउंड बनाता है। दैट इज द यूनिक प्रॉपर्टी ऑफ ए कार्बन एटम, कैटेनेशन। सबसे ज़्यादा कैटेनेशन पावर पूरे पीरियोडिक टेबल में कार्बन ही शो करता है, C4 कार्बन और C4 कैटेनेशन, ठीक है। तो ये दो यूनिक प्रॉपर्टीज़ है कार्बन्स की, जिसकी वजह से वो एसेंशियल एलिमेंट बना हुआ है हमारे पास पूरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में, ठीक है। ये क्लियर हुआ होगा आपको, ओके। उसके बाद थोड़ा सा और देखते हैं हम शेप्स ऑफ कार्बन एटम्स के बारे में, कि वो कैसे कैसे शेप्स बनाता है। देखो इतना तो आइडिया होगा आपको कि जो कार्बन है वो सिंगल सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन कार्बन, ठीक है, सिंगल बॉन्ड बनाता है, या तो कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड होगा। ये कैसे बनते हैं बॉन्ड ये मैं बताऊंगी, फिलहाल के लिए इतना याद रखिए कि कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है, कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाता है, क्योंकि हमने यहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट देखना है, आपको मैंने वो बताना है। कौन सा कॉन्सेप्ट, हाइब्रिडाइजेशन। देखो हाइब्रिडाइजेशन, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में अगर आपने केमिकल बॉन्डिंग जो है चैप्टर वो मेरा देखा है, तो वहाँ पे भी मैंने आपको ये डिस्कस करवाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की जो हाइब्रिडाइजेशन है वो हम कैसे फाइंड करते हैं। कैसे फाइंड करते हैं, सिंपल, आपको जिसकी भी हाइब्रिडाइजेशन काउंट करनी है उसके सिग्मा बॉन्ड काउंट करने हैं। आपको क्या काउंट करने हैं, सिग्मा बॉन्ड। अगर मैं बात करूँ सिंगल बॉन्ड, वो सिग्मा होता है, डबल बॉन्ड एक सिग्मा एक पाई होता है, ट्रिपल बॉन्ड की बात करूँ एक सिग्मा और 2 पाई होते हैं हमारे पास। और हमारे पास हाइब्रिडाइजेशन में अगर मैं बात करूँ, हाइब्रिडाइजेशन में पाई बॉन्ड पार्टिसिपेट नहीं करता है। अब देखो ये कार्बन है, कितने बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3 4, सारे के सारे सिंगल बॉन्ड है, विच मीन्स 4 सिग्मा। 4 सिग्मा कोऑर्डिनेशन नंबर चला गया 4, तो हाइब्रिडाइजेशन हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन एस से शुरू होती है, एस एक कोऑर्डिनेशन नंबर, उसके बाद पी, क्योंकि हमें 4 पहुंचाना है तो पी होंगे 3, तो विच मीन्स ये जो कार्बन है कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। सेम ये जो कार्बन है ये कैसा हाइब्रिडाइज्ड है, sp3। तो जब भी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होगी, sp3, ओके। अब आओ इस वाले पार्ट पे, यहाँ पे कार्बन के 4 बॉन्ड है, एक सिग्मा दूसरा सिग्मा एक 3 ही सिग्मा, ये पाई है, ये हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएगा, तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2। सेम इस कार्बन की भी क्या आ जाएगी, sp2। अब इस कार्बन को देखो यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड है, ये तो दोनों पाई है, ये तो काउंट ही नहीं होंगे हाइब्रिडाइजेशन में। एक बॉन्ड ये, एक बॉन्ड ये, कितने हमारे पास 2 सिग्मा बॉन्ड, विच मीन्स हाइब्रिडाइजेशन sp, ठीक है। हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp। अब देखो अगर मैं ऐसा स्ट्रक्चर लिखती हूँ, ये स्ट्रक्चर लिखा मैंने, ये फंक्शनल ग्रुप पे, इसके बारे में भी देखेंगे। यहाँ पे कार्बन के कितने बॉन्ड है, सिग्मा, एक ही है डबल बॉन्ड में, तो ऐसा यहाँ पे भी 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, 3 ही सिग्मा बॉन्ड है, हाइब्रिडाइजेशन क्या आ जाएगी, sp2।
हाइब्रिडाइजेशन क्या जाएगी, sp2 ही जाएगी हमारे पास। देखो यहाँ पे हमारे पास मेन बात क्या है, मेन बात ये है कि ऐसा ज़रूरी नहीं है कार्बन कार्बन का जो डबल बॉन्ड है वही हमारे पास एक सिग्मा एक पाई होता है। डबल बॉन्ड कोई भी हो हमारे पास, कार्बन ऑक्सीजन का हो, ठीक है, कार्बन ऑक्सीजन का हो, कार्बन कार्बन का हो, तो अगर डबल बॉन्ड है विच मीन्स 1 सिग्मा 1 पाई है आपके पास, ठीक है। तो हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट, तो हमने हाइब्रिडाइजेशन देखा, क्या क्या आई हाइब्रिडाइजेशन, sp3 sp2 और sp। यहाँ पे एक चीज़ आती है s कैरेक्टर, क्या आता है s कैरेक्टर, कि किसमें सबसे ज़्यादा s कैरेक्टर है। देखो यहाँ पे देखो, एक यहाँ पे s और p है, तो टोटल 100% कैरेक्टर होता है, तो कितनों में पार्टिसिपेट हो रहा है, 2 में, तो कितना कितना गया होना 50%, विच मीन्स यहाँ पे s कैरेक्टर कितना है 50%। यहाँ पे बात करें टोटल 100% है, 3 में डिवाइड होना है तो 33 पॉइंट में 3% समथिंग आ जाएगा। यहाँ पे 4 में डिवाइड होना है तो 4 में डिवाइड होना है 25% आ जाएगा। तो मैक्सिमम एस कैरेक्टर किसके पास है, इसके पास, sp के पास मैक्सिमम एस कैरेक्टर। तो जो एस कैरेक्टर होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के, वो क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है आपके पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के। तो ये चीज़ को आपने याद रखना है, जब भी हमारे पास sp3 sp2 sp हाइब्रिडाइजेशन आती है तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो कार्बन sp हाइब्रिडाइज है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट चीज़ है। दैट्स वाई मैं यहाँ पे दोबारा डिस्कस करवा रही हूँ, क्योंकि आपने बहुत टाइम पहले पढ़ा होगा, मैं भी रिवाइज नहीं करी होंगी चीज़ें, कि जो sp है हमारे पास वो मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी शो करेगा, तो मतलब उसकी पावर जो इलेक्ट्रॉन्स को पुल करने की है वो मैक्सिमम है एज कम्पेयर टू sp2 एंड sp3। तो इस चीज़ को याद रखना है। तो हाइब्रिडाइजेशन से आपने ये वाली चीज़ याद रखनी है, ठीक है। शेप्स में हमारे पास ये है। यहाँ से अगर हम बात करें, ये sp3 है ना आपके पास, sp3 हाइब्रिडाइजेशन आपको याद है शेप कौन सी होती है, टेट्राहेड्रल। ये sp2 है, इसकी कौन सी शेप होती है, प्लेनर। अगर आपको शेप्स याद हो, मैं बता देती हूँ आपको दोबारा से शेप्स का, ये है दिस, ये है आपकी प्लेनर शेप, ये होती है आपकी प्लेनर। प्लेनर को प्लीज़ यहाँ पे समझना, व्हाट डू यू मीन बाय प्लेनर, आगे जाके आपको कंफ्यूजन होगी। प्लेनर का मतलब है कि ये चारों के चारों एटम एक ही प्लेन में आ रहे हैं, आपके पास आ रहे हैं एक ही प्लेन में, तो ये हमारी प्लेनर है, जो कि sp2 कार्बन sp2 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन शो करता है। sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन क्या शो करता है हमारे पास, sp3 हाइब्रिडाइज्ड कार्बन हमारा शो करता है टेट्राहेड्रल। क्या शो करता है वो, टेट्राहेड्रल। देखो टेट्राहेड्रल कैसी होती है, कुछ ऐसी होती है टेट्राहेड्रल। देखो इसमें क्या है, एक ऐसे करके देखो, 2 ही एटम जो है वो प्लेन पे आ रहे हैं, 2 ही एटम प्लेन पे आ रहे हैं। ये वाला एटम मेरी तरफ आ रहा है, मतलब प्लेन से ऊपर आ रहा है, और ये वाला एटम मेरे से पीछे की तरफ जा रहा है, तो इसको बोलते हैं अबव द प्लेन, इसको बोलते हैं बिलो द प्लेन। आगे आएगी ये चीज़। देखो ये प्लेनर नहीं है, टेट्राहेड्रल को हम प्लेनर नहीं बोल सकते। क्यों नहीं बोल सकते हैं, क्योंकि इसके चारों के चारों एटम एक प्लेन में नहीं आ रहे हैं। इसके जो 2 एटम्स है, जैसे ये ऐसे करके होगा कुछ ऐसे, ये देखो ये प्लेनर है, ये वाला मेरी तरफ आ रहा है, अभी तो ये पूरा प्लेनर बन गया आप बोलोगे। एक ना थोड़ा सा ना ऐसे हुआ है, ऐसे। अब देखो, अब है ये टेट्राहेड्रल हमारे पास, देखो ये दोनों प्लेन पे है, ये मेरी तरफ आ रहा है और जो ये वाला बॉन्ड है वो पीछे की तरफ आ रहा है, तो ये प्लेनर नहीं है मॉलिक्यूल हमारे पास, ठीक है। हमने केमिकल बॉन्डिंग में ये चीज़ें पढ़ी थी, अगर आपने पढ़ी है तो यहाँ पे कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए, बट फिर भी मैं यहाँ पे दोबारा बता रही हूँ आपको, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी चीज़। सो ये आ गया हमारे पास, और इसमें लीनियर होगी। लीनियर तो हमारी सिंपल होती है ऐसे, यहाँ बीच में एक एटम इस तरफ और इस तरफ, जिसमें एंगल कितना आता है 180, ठीक है। लीनियर तो बिल्कुल हमारी क्या होगी, सिंपल होगी। अगर आप देखना चाहते हो लीनियर मतलब दैट, ठीक है। तो ये हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट हो गया इसमें। अब हम चलते हैं आगे, एक और कॉन्सेप्ट है कार्बन से रिलेटेड, उसको भी समझ लेते हैं, ठीक है। सिग्मा पाई बॉन्ड्स का, ठीक है। क्या है सिग्मा पाई बॉन्ड्स का, मैंने बता तो दिया है आपको, जस्ट फिर भी आपको बता देती हूँ थोड़ा सा, कई बार आ जाता है, काउंट करो। सिग्मा पाई बॉन्ड आपको क्या बोला गया है, देखो कि कार्बन जो है वो टोटल कितने बॉन्ड बनाता है, कार्बन जो टोटल बॉन्ड है वो कितने बनाता है, 4। बस आपने इस चीज़ को याद रखना है। आपके पास एक स्ट्रक्चर है दिस, आई नो आप इसके बारे में फेमिलियर होंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपाउंड है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, यही चलेगा, बच्चे इससे परेशान भी होते हैं।
इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, देखो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, दोनों का मतलब सेम है। इसी स्ट्रक्चर को मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ, ऐसे। इस सभी का मतलब, जो ये साइन लगा रही हूँ ना अभी, इसका मतलब ट्रिपल बॉन्ड नहीं है, इसको याद रखना। इसका मतलब होता है इक्विवेलेंट, इस साइन का मतलब होता है इक्विवेलेंट, मतलब ये तीनों स्ट्रक्चर एक दूसरे के इक्वल है, इक्विवेलेंट स्ट्रक्चर है, ठीक है। चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो, चाहे ऐसे ड्रॉ कर लो। अब देखो ये इसका नाम क्या है, आई होप आपको पता होगा इसका नाम, बेंजीन। इसका नाम क्या है, बेंजीन, ठीक है, बेंजीन है आपके पास। ओके, ये पता होगा मे बी आपको। अब देखो आपको आ गया कि काउंट करो सिग्मा और पाई बॉन्ड इन बेंजीन, ठीक है। तो आप क्या करोगे, देखो अगर तो आपको यही स्ट्रक्चर दिख रहा है तो आप पहले सिंगल बॉन्ड काउंट कर दो, 1 2 3 4 5 6 सिंगल बॉन्ड है, बाकी ये डबल बॉन्ड है, तो सिग्मा बॉन्ड 6 हो गए, डबल बॉन्ड कितने, 3, तो वो 3 पाई हो गए। गलत हो जाएगा ये क्वेश्चन। देखो जो ये स्ट्रक्चर है ना, मैं यहाँ पे दोबारा ड्रॉ कर देती हूँ। ये इस कार्बन को ध्यान से देखो, जो ये सारे कार्बन आ रहे हैं हमारे पास, ये कार्बन आ रहे हैं, इनके बॉन्ड कितने हैं, देखो 1 बॉन्ड, 2 बॉन्ड, 3, इसके तो 3 ही बॉन्ड है, विच मीन्स जो 4th बॉन्ड है वो हाइड्रोजन ने पूरा करा हुआ, उसको शो नहीं करते हम। तो जब भी आपको चाहे हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आए, चाहे सिग्मा और पाई बॉन्ड काउंट करने का क्वेश्चन आए, सबसे पहले यही चेक करो क्या कार्बन के 4 बॉन्ड कंप्लीट है। अगर तो कंप्लीट है फिर तो ठीक है, अगर नहीं है विच मीन्स वहाँ पे हाइड्रोजन है। अब काउंट करो सिग्मा बॉन्ड, 6 तो यही हो गए, 6 ये हो गए, टोटल 12 सिग्मा बॉन्ड्स आर प्रेजेंट इन बेंजीन। और अगर पाई की बात करूं तो पाई तो ठीक थे, पाई हमारे पास 3 पाई आ जाए, जो भी डबल बॉन्ड वाले। हाइब्रिडाइजेशन भी जब आप काउंट करोगे यहाँ से, इस कार्बन की देखो कितने, 1 2 3, ये तो डबल बॉन्ड है, तो ये कौन सा हाइब्रिडाइज हो जाएगा, sp2 हाइब्रिडाइज्ड। इसमें सारे के सारे कार्बन ही sp2 हाइब्रिडाइज्ड है, चाहे तो आप फाइंड करके देख लो, हर एक कार्बन का कोऑर्डिनेशन नंबर 2 ही आएगा। sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, ठीक है। तो मैंने क्या बोला, अगर आपको हाइब्रिडाइजेशन का क्वेश्चन आता है, मैंने पीछे आपको सिखा दिया था केमिकल बॉन्डिंग में हाइब्रिडाइजेशन का, मैं यहाँ पे नहीं करूँगी क्योंकि हमने आगे करना है, हमने नेमिंग पे फोकस करना है। आज का हमारा मेन टॉपिक नेमिंग ही है, ये तो इंट्रोडक्शन पार्ट है, आपका बेसिक पार्ट है कि मैं आपको बता रही हूँ ताकि आपका जो भी पुराना है वो रिकॉल हो जाए चीज़ें, बट ये बेसिक है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है, तभी आप आगे कर पाओगे, इसलिए इम्पॉर्टेंट है। तो मेन थिंग क्या है यहाँ पे, जब भी आपको आए सिग्मा बॉन्ड काउंट करना है या हाइब्रिडाइजेशन, तो जिस भी कार्बन की बोली गई है देखो स्ट्रक्चर में क्या उसके बॉन्ड पूरे हैं, अगर तो पूरे बहुत अच्छी बात है, नहीं पूरे हैं, जितने कम हो रहा है उतने हाइड्रोजन होंगे आपके पास, ठीक है। ओके, आई होप आपको ये क्लियर हुआ होगा। ओके, अब हम चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक के ऊपर। अब हम देखेंगे स्ट्रक्चर्स, क्या देखेंगे हम, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन देखेंगे हम, ठीक है, कि कैसे कैसे हम बना सकते हैं स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कैसे कैसे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं हमारे पास, इसको हम कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। स्पेशल 4 टाइप्स की हमारे पास जो है वो नोटेशन होती है। पहला आता है ओपन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर। सेकेंड आता है हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर, कंडेंस स्ट्रक्चर। थर्ड वन आता है हमारे पास बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। और फोर्थ आता है हमारे पास सॉलिड वेज डैश स्ट्रक्चर, वेज डैश स्ट्रक्चर। अब देखो इनका मतलब क्या है हमारे पास। देखो ओपन चेन स्ट्रक्चर, ओपन स्ट्रक्चर का मतलब क्या है कि लेट्स से हमारे पास ऐसे, मैंने ऐसे लिखा हो, देखो ये कार्बन है, टोटल कितने बॉन्ड बनाएगा, देखो ये है। अब हम इसकी वैलेंसी पूरी करेंगे, कितने बॉन्ड बनाता है कार्बन, 4, विच मीन्स 3 क्या लगे हुए हैं, हाइड्रोजन। मैं लगा नहीं रही हूँ, देखो ये समझ जाना कि 3 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन, यहाँ पे 3 हाइड्रोजन। तो ये होगा ओपन स्ट्रक्चर, मतलब हमने सब कुछ खोल के लिखा हुआ है, तो ये होता है आपके पास ओपन स्ट्रक्चर।
ठीक है। अब आता है कंडेंस स्ट्रक्चर। देखो कंडेंस स्ट्रक्चर जो मैंने ये लिखे हुए है कंडेंस स्ट्रक्चर ही है। कंडेंस का मतलब क्या है कि हम हाइड्रोजन के बॉन्ड शो नहीं करते हैं, उसको ऐसे नंबर्स उसके लगा देते हैं जितने भी हाइड्रोजन है। CH3 यहाँ पे कितना आ जाएगा, CH2 यहाँ पे भी कितना आ जाएगा, CH2, उसके बाद लास्ट में भी कितना आ जाएगा, CH3। तो ये हमारे पास कंडेंस स्ट्रक्चर। उसके बाद बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आता है। देखो ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर आपने इन केस अगर देखा होगा ऐसा कि सिर्फ बॉन्ड है और लाइन है। अब इसका मतलब क्या है, जितनी भी ये आपके पास ये सारी चीज़ें हैं, यहाँ पे आपका कार्बन है, यहाँ पे क्या है आपका कार्बन है। देखो इसको आप ओपन चेन स्ट्रक्चर देखो कैसे बना, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है आपके पास, 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन है, सभी में सिंगल सिंगल बॉन्ड है, बन गया। उसके बाद बाकी की वैलेंसी कौन पूरी करेगा, हाइड्रोजन। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे हाइड्रोजन, हाइड्रोजन 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 हाइड्रोजन। तो देखो बॉन्ड लाइन से आप ऐसे स्ट्रक्चर को ड्रॉ कर सकते हो, ठीक है। और जो हमारे पास ये वाले कार्बन होते हैं, ये वाले लास्ट वाले, कहीं पे भी चाहे इसमें हो चाहे इसमें, जो ये कार्बन है इनको बोला जाता है टर्मिनल कार्बन। क्या बोला जाता है, टर्मिनल। इसको भी टर्मिनल कार्बन बोला जाता है, ठीक है। चाहे वो स्टार्टिंग में हो चाहे एंडिंग में हो, वो टर्मिनल कार्बन है हमारे पास, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा और एक तो एग्जाम्पल लेके बना देती हूँ मैं। देखो ऐसे करके, लेट्स से आपके पास यहाँ डबल बॉन्ड लगा रखा है, यहाँ पे ऐसे लिखा है। अब इसको आपको चेंज करना हो, देखो कैसे करेंगे चेंज, ये इक्विवेलेंट है। 1 2 3 4 5 6 कार्बन है आपके पास, सिंगल बॉन्ड तो एटलीस्ट प्रेजेंट होगा, तो सिंगल सिंगल तो हम लगा सकते हैं। 1 3 4 5 6 मैंने इस तरफ लिख दिया, ठीक है, 6 कार्बन। अब ना नंबरिंग कर दो अपनी मर्जी से, 2 3 4 5 6, चाहे तो इस तरफ से नंबरिंग कर दो जिस मर्जी से, चाहे आप इस तरफ से भी कर सकते हो। 1 2 3 कार्बन पे देखो क्या है, 1 2 3, एक और लाइन नीचे को, एक और लाइन नीचे को, मतलब इसका मतलब क्या है, कार्बन। तो इसकी वैलेंसी पूरी कर दो, हाइड्रोजन हो गया, ठीक है। उसके बाद 4 5 पे कुछ नहीं है, 5 और 6 के बीच में 1 2 3 4 5 6, 5 और 6 के बीच में डबल बॉन्ड है, तो ये लगा दिया डबल बॉन्ड। अब वैलेंसीज पूरी कर दो इनकी, कैसे होगी, इसके तो 3 हाइड्रोजन होंगे, इसके 2 होंगे, इसका एक ही होगा, इसके 2 होंगे, इसका एक ही होगा, क्योंकि 1 2 3 एक तो बन चुका है, 2 बन चुके, तो इसके 2 होंगे। तो ऐसे आप इस स्ट्रक्चर को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। तो मतलब जो भी स्ट्रक्चर दे रखा है सिंपल उसको बनाओ, उसके बाद आप स्ट्रक्चर रिप्रेजेंट कर दो। देखो लेट्स से आपको स्वास्तिक होता है ना, हमारे पास स्वास्तिक, उसका बनाऊं मैं। बनाने स्ट्रक्चर में से ऐसे, ठीक है, ये स्वास्तिक का साइन होता है। तो इसमें देखो कैसे करेगा, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन है, ये भी सारे कार्बन है। तो यहाँ से स्टार्ट करती हूँ मैं, सेंटर वाले कार्बन से। देखो ये ऊपर एक कार्बन गया, फिर इधर कार्बन है, उसके बाद यहाँ कार्बन गया, फिर इधर कार्बन है, फिर यहाँ कार्बन गया, फिर नीचे कार्बन है हमारे पास, इसके भी यहाँ कार्बन गया, फिर यहाँ कार्बन है। देखो वैसा स्ट्रक्चर बन गया। उसके बाद वैलेंसी पूरी कर दो, ये कार्बन है, उसका एक बॉन्ड है, 3 हाइड्रोजन चाहिए, लगा दो। इसके 2 है, 2 हाइड्रोजन चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए, इसको कोई नहीं चाहिए, 1 2 3 4 पहले पूरी है, इसको 2 चाहिए, इसको 3 चाहिए, इसको 2 चाहिए और इसको 3 चाहिए। तो ये स्ट्रक्चर बन गया आपके पास, ठीक है। बॉन्ड लाइन से हमने कैसा बना दिया, कंडेंस फॉर्म में स्ट्रक्चर बना दिया। उसके बाद नेमिंग तो हम आगे जाके सीखेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये क्लियर हुई होंगी। उसके बाद ये सॉलिड वेज डैश का, ये हमारे पास जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को, जैसे स्टीरियो सुना होगा आपने, स्टीरियो केमिस्ट्री, ठीक है, स्टीरियो केमिस्ट्री के बारे में सुना होगा, तो ये स्टीरियो केमिस्ट्री का पार्ट है। देखो मैंने टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर लिया था, इससे क्लियर होगा ये। देखो ये टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है, इसमें ये हमारे पास टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर है। ऐसे ये एटम क्या आ रहा है, मेरी तरफ आ रहा है, अबव है, मतलब प्लेन से ऊपर है, और जो वो वाला एटम है वो प्लेन से बिलो जा रहा है हमारे पास, ठीक है। देखो क्या जा रहा है, प्लेन से बिलो जा रहा है ऐसे। आई होप आपको ये दिख रहा होगा कि 2 एटम्स प्लेन पे है। देखो आपके पास ऐसे हैं, CH4 है, लेट से CH4 है, तो उसको तो आप सिंपली ऐसे बनाते हो। देखो अब एक्चुअल में स्ट्रक्चर कैसा होता है, ये जो 2 एटम्स है ये प्लेन पे है, देखो ये मैंने ऐसे लगा दिए प्लेन पे, एक प्लेन के ऊपर तरफ आता है, उसको ऐसे सॉलिड वेज से ड्रॉ करते हैं H, और एक प्लेन के नीचे की तरफ आता है, उसको ऐसे ड्रॉ करते हैं। जैसे ये दोनों है हमारे पास, ये प्लेन के इस तरफ है, अबव है, और वो प्लेन के बिलो है। इसको समझना, मतलब ये मेरी तरफ है, वो मेरे से दूर जा रहा है, ऐसे समझ सकते हो आप। प्लेन पे नहीं है, एक प्लेन से ऊपर एक प्लेन से नीचे, ऐसे बोल देते हैं,
ठीक है। तो हमारे पास ऐसा स्ट्रक्चर बनता है, देखा तो होगा आपने, ठीक है। तो ये जो है ये अबव मतलब जो भी ऑब्जर्वर है उसकी तरफ आ रहा है, और जो ये है ये उससे दूर की तरफ जा रहा है, और ये जो दोनों है ये दोनों प्लेन पे है। तो ये भी इसी की रिप्रेजेंटेशन है। ये जब हमें स्टीरियो का कोई क्वेश्चन आता है, कम आते हैं स्टीरियो के, ऐसा नहीं है स्टीरियो केमिस्ट्री के क्वेश्चन नहीं आते। इवन आपकी ग्रेजुएशन लेवल पे स्टीरियो केमिस्ट्री है ना, तो वहाँ से एक दो क्वेश्चन आए हुए हैं मेडिकल के पेपर में, स्टीरियो केमिस्ट्री के 2 क्वेश्चन आए हुए हैं जो कि ग्रेजुएशन लेवल के। कर लेंगे हम, आपने टेंशन नहीं लेनी, उस टॉपिक को भी कवर कर लेंगे हम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आया है, ये रिप्रेजेंटेशन आ गई हमारे पास, स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन। तो अब आपको मैं इसमें से ज़्यादातर ये वाली रिप्रेजेंटेशन यूज़ करती हूँ, ठीक है, CH3 CH2 ऐसे करके। तो जब भी नेमिंग आएगी तो मैं ये ऐसे लिखूंगी, तो इसमें कंफ्यूज नहीं होना मैम कैसे 3 लगा रहे हैं कैसे 2 लगा रहे हैं, ठीक है। यहाँ पे मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दिया है अब। ओके, आपको आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अब हमारे पास साइक्लिक कंपाउंड्स भी तो होते हैं, जैसे हमारे पास ये हो, देखो ये कंपाउंड है, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड ही है ये एक तरह से। यहाँ पे क्या मतलब कार्बन, यहाँ पे भी क्या है कार्बन, यहाँ पे भी कार्बन। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो कार्बन कार्बन ऐसे 2 बॉन्ड पूरे हैं, बच्चे क्या हुए हैं 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन, ये भी 2 हाइड्रोजन ऐसे। अगर इसका बनाना हो, देखो इसका पहले इसको ऐसे बना दो ना, थोड़ा सा लीनियर लगे ना वो स्ट्रक्चर ऐसे। यहाँ भी कार्बन है, 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 यहाँ 2 बॉन्ड पूरे कर दो हाइड्रोजन की वैलेंसी देके ऐसे। बेंजीन नहीं है ये, हेक्सागन देखा और समझो बेंजीन है, बेंजीन में डबल बॉन्ड आते हैं हमारे पास, ठीक है। तो ऐसे स्ट्रक्चर है। तो साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को ऐसे करनी, साइक्लिक स्ट्रक्चर्स को मैं ऐसे प्लेस करूँगी, ठीक है, ऐसे रिप्रेजेंट करूँगी, तो कन्फ्यूज नहीं होना, ये सारी चीज़ें क्या आ गई हमारे पास, ठीक है। तो ये था बेसिक, बिल्कुल बेसिक पार्ट आपके पास कार्बन के बारे में, कि कार्बन क्या है और उसकी स्ट्रक्चरल रिप्रेजेंटेशन क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स तो देख लिए क्या होते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। अब हम देखेंगे टाइप्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमारे पास कौन कौन से होते हैं। तो देखो मैंने यहाँ लिखा हुआ है साइक्लिक, यानी कि रिंग स्ट्रक्चर में होते हैं, या फिर एसाइक्लिक होते हैं, एलिफेटिक होते हैं। देखो जो ये मैंने सारे यहाँ पे ड्रॉ करे हुए हैं आपके एलिफेटिक हैं, एसाइक्लिक है, मतलब कोई साइकिल नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। एसाइक्लिक लिखा हुआ है, देखो एसाइक्लिक, एक एलिसाइक्लिक होता है, ये एसाइक्लिक है। एसाइक्लिक का मतलब उसमें कोई भी साइकिल नहीं है, ओपन चेन स्ट्रक्चर है। एलिफेटिक भी बोलते हैं उसको, ओपन चेन भी बोलते हैं। उसके बाद देखो ये हमारे पास 3 तरह के होते हैं, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन। कार्बन कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो उसको अल्केन बोलते हैं, कार्बन कार्बन में डबल बॉन्ड हो उसको अल्कीन बोलते हैं, कार्बन कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड हो उसको अल्काइन बोलते हैं। हाइड्रोकार्बन्स पढ़ना है हमने, उसमें ये डिटेल में देखेंगे, बट कार्बन में सिंगल बॉन्ड वो अल्केन, कार्बन में डबल बॉन्ड एल्कीन, कार्बन में ट्रिपल बॉन्ड अल्काइन। ओके, उसके बाद देखो साइक्लिक, ए साइक्लिक जो है वो यहीं पे खत्म हो गए। साइक्लिक हमारे पास 2 तरह से होते हैं, होमोसाइक्लिक और हिट्रो। होमो का मतलब पता होगा आपको, अब बहुत सारी केमिस्ट्री कर ली है मैंने, बता दिया आपको। होमो का मतलब होता है सेम। होमोसाइक्लिक को कार्बोसाइक्लिक भी बोलते हैं, मतलब इसमें कार्बन का ही साइकिल होता है। जैसे मैं ये ड्रॉ कर दूं, ये होमोसाइक्लिक है हमारे पास, क्योंकि यहाँ पे सारे के सारे जो सेंट्रल एटम है वो हमारा कार्बन ही है, मतलब सारे के सारे सेंट्रल एटम सेम है, तो वो हमारा होमोसाइक्लिक हो गया। अब बारी आती है हिट्रोसाइक्लिक की, तो हिट्रोसाइक्लिक मैंने ये बना दी, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, यहाँ, बट यहाँ पे क्या लग गया ऑक्सीजन, तो ये हिट्रोसाइक्लिक हो गया। मतलब इसमें जो सेंट्रल एटम है वो सेम नहीं है हमारे पास, एक अलग आ गया। नाइट्रोजन भी हो सकता है, सल्फर भी हो सकता है हमारे पास, ठीक है। फर्दर जो होमोसाइक्लिक है, देखो हिट्रोसाइक्लिक जो है ये आफ्टर 12th, मतलब आपने ग्रेजुएशन में, उसके बाद मास्टर अगर किसी ने करे तो मास्टर में इनको डिटेल में पढ़ा जाता है, मोस्टली मास्टर में इसको डिटेल में करा जाता है। तो हमारे सिलेबस से इसका कोई लेना देना नहीं, यहाँ से ना ही कोई ऐसा कोई क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद आते हैं होमोसाइक्लिक। तो होमोसाइक्लिक 2 तरह के होते हैं, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। एलिसाइक्लिक देखो, एरोमेटिक एक स्पेशल काइंड के ऑर्गेनिक कंपाउंड है। हाउ वी कैन जज दैट द पर्टिकुलर कंपाउंड इज ऑर्गेनिक और नॉट, ये हम आगे जाके सीखेंगे, रूल आता है हमारे पास, ठीक है। जस्ट आप यहाँ पे टाइप्स देखो। एलिसाइक्लिक वो होते हैं कि जो हमारे पास एरोमेटिक नहीं होंगे, मैं एरोमेटिक के अलावा, जैसे ये एरोमेटिक नहीं है, मतलब है तो साइक्लिक ही है बट वो एरोमेटिक नहीं है, तो उसको एलिसाइक्लिक बोला जाता है। उसके बाद एरोमेटिक भी 2 तरह के होते हैं, बेंजीनोइड और नॉन बेंजीनोइड, मतलब जो बेंजीन की तरह दिखते हैं, जैसे ये बेंजीन है ना, ऐसा बेंजीन की तरह ये दिखने वाला, ये हमारा नैप्थलीन होता है, ये बेंजीनोइड है। नॉन बेंजीनोइड जो बेंजीन की तरह ना दिखते हो, जैसे
हो कुछ ऐसे करके ये स्ट्रक्चर। तो ये भी मतलब होते हैं एरोमेटिक ही है, बट बेंजीन की तरह नहीं दिखते हमारे पास, ठीक है। ये शायद से एरोमेटिक नहीं है हमारे पास, पर मतलब होते हैं एरोमेटिक की तरह ही है, बट एरोमेटिक ही है बट बेंजीन की तरह नहीं है। होमोसाइक्लिक में मैंने लिखा हुआ है साइक्लोएल्केन, साइक्लोएल्कीन यहाँ जगह नहीं थी, दैट्स व्हाई साइक्लोएल्केन है, ये साइक्लोएल्कीन है। मतलब कि अगर रिंग के अंदर सिंगल बॉन्ड हो तो ये साइक्लोएल्केन हो गया, रिंग के अंदर डबल बॉन्ड हो तो साइक्लोएल्कीन हो गया। साइक्लोएल्काइन होना बड़ा मुश्किल होता है कि रिंग के अंदर ट्रिपल बॉन्ड हो, ऐसे ये बहुत मुश्किल है, रेयर बनता है, बहुत अनस्टेबल होता है हमारे पास। तो साइक्लोएल्केन, एल्कीन, एल्काइन। तो ये आ गया आपके पास ऑर्गेनिक कंपाउंड और उसके टाइप्स। आई होप आपको ये क्लियर हुए होंगे, ठीक है। देखो अब हम थोड़ा सा डिटेल में, जो हमारा एलिसाइक्लिक है, एलिफेटिक है, उसके पार्ट है एल्केन, एल्कीन, अल्काइन, इनको देखते हैं डिटेल में, ठीक है। कौन कौन से हमारे पास? एल्केन, एल्कीन एंड एल्काइन। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब इनको याद कैसे रखोगे? देखो सिंगल बॉन्ड का मतलब एक बॉन्ड है, डबल बॉन्ड का मतलब दो बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड का मतलब तीन बॉन्ड है, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है? एक बॉन्ड को एन बोला जाता है, सिंगल बॉन्ड को, डबल बॉन्ड को इन बोला जाता है, ट्रिपल बॉन्ड को आइन बोला जाता है। देखो अगर हम अल्फ़ाबेटिकली देखें, ए सबसे पहले आता है, उसके बाद ई, फिर वाई। इतना तो याद ही होगा, एन इन आइन है, बट कन्फ्यूजन होती है कौन सा एन है, कौन सा इन है, कौन सा आइन है। तो देखो ये अल्फ़ाबेटिकली हम जैसे अगर एक बॉन्ड है तो उसको एन, अल्फ़ाबेटिकली जो सबसे पहले आ रहा तो वो एन हो जाएगा। यहाँ पे दो बॉन्ड है तो इनमें से अल्फ़ाबेटिकली सेकेंड नंबर पे इन आता है तो डबल बॉन्ड वाले को इन। अब ये तीन बॉन्ड है अल्फ़ाबेटिकली, वाई थर्ड नंबर पे आता है तो वो आइन। एल्कीन, एल्केन, एल्काइन, ठीक है। अब देखो अगर मेरे को इसका कंप्लीट स्ट्रक्चर बनाना हो, कार्बन के 4 बॉन्ड पूरे करने हैं, ऐसे ऐसे कर दिए मैंने, यहाँ पे भी 4 बॉन्ड पूरे करने हैं ऐसे, यहाँ पे तो एक एक ही लगेगा। तो इसका स्ट्रक्चर बनाऊँ मैं अगर, मतलब कि ये देखो 2 कार्बन है, हाइड्रोजन कितने हैं? 1 2 3 1 2 3 6 हाइड्रोजन है। इसका बनाऊँ 2 कार्बन है, हाइड्रोजन 4 है। इसका बनाऊँ 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है। देखो क्या फॉर्मूला बना, C2H6, C2H4, C2H2। अब इनका ना जनरल फॉर्मूला होता है, देखो जनरल फॉर्मूला क्या होगा, CnH2n-2, इसका CnH2n, इसका CnH2n-2 हमारे पास। देखो n का मतलब है नंबर ऑफ कार्बन एटम। देखो इसमें नंबर ऑफ कार्बन एटम कितने हैं? 2। तो यहाँ 2 आ गया, यहाँ पे भी 2 पुट करते हैं, सॉरी यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे भी 2 पुट करते हैं तो 2 2 4, 4 प्लस में 2, देखो 6। तो ये जनरल फॉर्मूला, कोई भी एल्केन हो जितने कार्बन एटम होंगे उतना यहाँ पे एंड पुट कर देंगे, उसका फॉर्मूला बन जाएगा। अब यहाँ पे देखो ये एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, तो एल्कीन का जनरल फॉर्मूला है, कार्बन कितने हैं? 2, यहाँ पे 2 पुट करेंगे, यहाँ पे भी 2, 2 2 4, बन गया ये फॉर्मूला। ये एल्काइन का जनरल फॉर्मूला है, देखो इसकी जगह क्या पुट करेंगे, एन की जगह 2, यहाँ पे भी 2 पुट करेंगे, 2 2 4, 4 - 2 क्या आ जाएगा? 2। तो ये बन गया इसका जनरल फॉर्मूला। तो ये जो है CnH2n प्लस H2n + 2, फिर 2n, फिर 2n - 2, ये हमारे पास इनके जनरल फॉर्मूले, इनके ऊपर भी क्वेश्चन बन सकता है, तो इनको भी आपने याद करना है। एल्कीन, एल्केन, एल्कीन, एल्काइन, ठीक है। डिटेल में हम नेक्स्ट चैप्टर में देखेंगे क्या है इनका स्ट्रक्चर, कैसे हैं, और अगर हम बात करें नेचर कैसा है, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ फिजिकल केमिकल, वो हाइड्रोकार्बन चैप्टर वहाँ पे देखेंगे। अब ये आपने लिख लिया होगा आई होप, अगर आप नोट डाउन करते हो। उसके बाद आपको याद करना है कि अगर आपके पास कार्बन नंबर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 6 7 8 9 10 तक याद करना है कि अगर एक कार्बन है उसको क्या बोलते हैं? उसको बोला जाता है मिथ। क्या बोला जाता है? मिथ। 2 कार्बन उसको बोला जाता है इथ। 3 कार्बन उसको बोला जाता है प्रोपेन, सॉरी 4 कार्बन ब्यूट, 5 कार्बन पेंट, 6 कार्बन हेक्स, 7 कार्बन हेप्ट, 8 कार्बन ऑक्ट, 9 कार्बन नॉन, 10 कार्बन डा, ये बोला जाता है इनको। देखो इसको याद कैसे करोगे? इथेन मीथेन के बारे में हम फेमिलियर होते हैं तो वहाँ से इसको याद किया जा सकता है। पेंट, अगर हिंदी में देखें 5 बोलते हैं और पी से ये पेंट है। 6 हेक्स, 6 हेक्स, एक्स एक्स आ रहे दोनों में तो वैसे याद कर सकते हो।
बाकी उसके बाद देखो मंथ के नेम है, सितंबर की जगह हेप्ट आ चुका है, हेप्ट ऑक्ट नॉन डक, मतलब सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, तो ऐसे याद कर सकते हो, हेप्ट ऑक्ट नॉन डक। बाकी 3 को प्रॉप बोलते हैं और 4 को ब्यूट बोलते हैं। ठीक है, ये आपको याद करना है अगर नेमिंग सीखनी है। सबसे पहले कार्बन, कार्बन में सिंगल बॉन्ड हो, डबल बॉन्ड हो, ट्रिपल बॉन्ड हो, वो देखना है, उसको क्या बोलते हैं, जनरल फॉर्मूला क्या है उनका। उसके बाद नंबर ऑफ कार्बन एटम्स की, कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम्स है उसके अकॉर्डिंग क्या नाम देंगे, तो उसके बाद आपको ये याद करना है। ठीक है, ये हो गया हमारे पास। अब हमारा नेमिंग का बेसिक रूल आता है हमारे पास। देखो एक रूल है नेमिंग का कि नेमिंग हम कैसे करते हैं, इसको लिख लो कहीं पे भी आप। ये रूल है आपका, रूल फॉर, क्योंकि अब हमने नेमिंग सीखनी है, आयोपिक नेमिंग, रूल फॉर आयोपिक नेमिंग। देखो क्या रूल होगा हमारे पास। सबसे पहले प्रीफिक्स की नेमिंग, उसके बाद वर्ड रूट की नेमिंग, उसके बाद सुफिक्स की नेमिंग। अब ये प्रीफिक्स सुफिक्स क्या है हमारे पास, देखो प्रीफिक्स भी फर्दर 2 तरह के होते हैं हमारे पास। प्राइमरी प्रीफिक्स, अभी आपको प्राइमरी का नहीं पता होगा, पता तो होगा वैसे, चलो कोई नहीं। प्राइमरी प्रीफिक्स और सेकेंडरी प्रीफिक्स। सुफिक्स भी 2 तरह के, प्राइमरी और सेकेंडरी। अब ये प्रीफिक्स का मतलब क्या है हमारे पास, देखो प्रीफिक्स का मतलब है आपके पास जो भी सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे, क्या होंगे आपके पास, सब्स्टिट्यूएंट्स होंगे। लेट्स से आपके पास कोई कार्बन चेन है, देखो ये कार्बन चेन है, ऐसे करके इस पे यहाँ पे कुछ भी मैंने Cl Br CH3 ऐसे लगा दिया और आपने ये वाली कार्बन चेन चूज करी। आपको पता होगा नेमिंग में हमने कार्बन चेन चूज करनी होती है, ठीक है, सीख लेंगे आगे वो। देखो अब आप कि कार्बन चेन आपने चूज करी है, कार्बन चेन के अलावा जो बच रहे हैं, कार्बन चेन के अलावा जो बच रहे हैं फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, फंक्शनल ग्रुप भी है हमारे पास एक चीज, ठीक है, वो भी देखेंगे हम। कार्बन चेन चूज कर ली, फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के जो भी एटम्स बच रहे हैं, ये जो चेन से अलावा बच रहे हैं, उनको बोला जाता है सब्स्टिट्यूएंट्स, और इनकी नेमिंग सबसे पहले की जाती है। इसकी नेमिंग क्या की जाती है सबसे पहले, तो ये हमारे सब्स्टिट्यूएंट्स, प्राइमरी प्रीफिक्स। सेकेंडरी प्रीफिक्स में आता है कि अगर हमारा साइक्लिक कंपाउंड है तो हम साइक्लो वर्ड लगाएंगे, ठीक है। अगर हमारा साइक्लिक कंपाउंड, जैसे ये तो ओपन चेन स्ट्रक्चर है ना हमारे पास, तो इसमें तो साइकिल की कोई बात ही नहीं है। इन केस अगर किसी स्ट्रक्चर में साइकिल होता है तो साइक्लो वर्ड आएगा यहाँ पे। वर्ड रूट का मतलब है हमारे पास नंबर ऑफ कार्बन एटम्स, जो हमने इथ मिथ प्राप्त करा ना, मतलब उसके बाद आप नंबर ऑफ कार्बन एटम्स काउंट करोगे कितने, जैसे यहाँ पे 1 2 3 4 है, 4 को ब्यूट बोला जाता है, तो वर्ड रूट हो गया। उसके बाद ये प्राइमरी सुफिक्स है हमारे पास। प्राइमरी सुफिक्स का मतलब क्या होता है, देखो प्राइमरी सुफिक्स 3 टाइप्स के होते हैं, जो वही मैंने पढ़े थे, सिंगल बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड। तो इनकी नेमिंग होगी कि एन आएगा, ईन आएगा, आइन आएगा, ओके। लास्ट में जो नेमिंग होती है वो होती है फंक्शनल ग्रुप की। लास्ट में जो नेमिंग होती है वो किसकी होती है, फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है। क्या होती है हमारे पास, फंक्शनल ग्रुप की नेमिंग होती है। अब ये फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, ठीक है, ये फंक्शनल ग्रुप क्या है, ये बेसिक रूल है, इसको बिल्कुल आपने समझना है कि सबसे पहले कार्बन चेन चूज करनी है, उसके बाद फंक्शनल ग्रुप को छोड़ के, अब हम देखेंगे फंक्शनल ग्रुप भी क्या होते हैं, उनको छोड़ के जो भी साइड में बचता है सबसे पहले नेमिंग उसकी साइकिल है तो साइकिल, उसके बाद वर्ड रूट काउंट करने हैं, उसके बाद एन ईन आइन आएगा, डबल ट्रिपल सिंगल बॉन्ड है, उसके बाद लास्ट में जाके फंक्शनल ग्रुप आएगा, अगर फंक्शनल ग्रुप एग्जिस्ट करता है हमारे पास। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल है आपके पास ये, ठीक है। अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप क्या है हमारे पास, ठीक है। अब हम बात करेंगे फंक्शनल ग्रुप्स की। देखो फंक्शनल ग्रुप्स हमारे पास, ठीक है। किसकी बात करेंगे अब हम, फंक्शनल ग्रुप्स की।
मतलब ना ये क्या, एक तरह से एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है, जो कार्बन जो चेन है उसके साथ ज्वाइन होता है। एटम भी हो सकता है, ग्रुप ऑफ एटम्स भी हो सकता है जो कार्बन चेन के साथ ज्वाइन होता है, और जो उसकी प्रॉपर्टी को, जो वो पर्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी को डिफाइन करता है। जो वो फंक्शनल ग्रुप है ना, वही कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी प्रॉपर्टी को क्या करता है, वो हमारे पास डिफाइन करता है। जैसे मैं ऐसे लिख दूं कि ये कार्बन चेन है मेरे पास, ऐसे कार्बन चेन है, तो इसके साथ मैंने OH लगा दिया। क्या लगा दिया इसके साथ? OH। तो ये फंक्शनल ग्रुप बनता है हमारा अल्कोहल। कौन सा फंक्शनल ग्रुप बनता है हमारे पास? ये अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप बनता है। ठीक है, तो ये जो अल्कोहल फंक्शनल ग्रुप, चाहे कार्बन 1 हो, 2 हो, 3 हो, जितने मर्जी मतलब कार्बन हो, चाहे ओपन चेन हो, चाहे हमारे पास क्लोज चेन हो, जितने मर्जी टाइप के, वो सारे एक ही फंक्शनल ग्रुप के अंदर आते हैं और उनकी प्रॉपर्टीज जो हैं वो सिमिलर होती हैं। तो हम ऐसे पढ़ते हैं अल्कोहल की प्रॉपर्टी, ऐसे नहीं किसी स्पेशल अल्कोहल की प्रॉपर्टी पढ़ेंगे। ठीक है, मतलब कि फंक्शनल ग्रुप वो ग्रुप ऑफ एटम है, मतलब ये देखो ग्रुप ऑफ एटम ही हो गया ना, 2 एटम्स हो गए हमारे पास। ग्रुप ऑफ एटम है जो डिफाइन करता है दैट पर्टिकुलर ग्रुप कैसा होगा, वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कैसा होगा, उसको हम फंक्शनल ग्रुप बोलते हैं। ठीक है, अब देखते हैं फंक्शनल ग्रुप है क्या। उसको देखने से पहले ना एक टर्म है आपके पास, होमोलोगस सीरीज, वो देख लो वो क्या है। क्या है आपके पास? होमोलोगस सीरीज। होमो, देखो यहाँ पे भी कुछ ना कुछ सेम आ रहा है हमारे पास। केमिस्ट्री में जहाँ पे भी होमो वर्ड आया ना, मतलब कुछ ना कुछ तो सेम है। तो होमोलोगस सीरीज होती है जो मतलब एक ही फंक्शनल ग्रुप से जो भी हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड जो किसी एक पर्टिकुलर सीरीज में आ रहे हैं, किसी एक फंक्शनल ग्रुप के अंडर आ रहे हैं, उनको होमोलोगस सीरीज बोला जाता है। जैसे मैं अल्कोहल की कंसिडर करूँ, सबसे पहला होगा उसका मिथ वाला, मतलब 1 कार्बन हो, उसके बाद हो जाएगा 2 कार्बन हो, उसके बाद हो जाएगा 3 कार्बन हो हमारे पास, ऐसे करके। तो ये हमारे पास अल्कोहल के ग्रुप है। अब इसमें क्वेश्चन पता क्या बनेगा कि जो होमोलोगस सीरीज है, ये इसका फर्स्ट मेंबर, ये इसका सेकंड मेंबर, ये इसका थर्ड मेंबर। तो जो 2 नंबर्स होते हैं, मतलब 2 मेंबर्स है, वो किस यूनिट से डिफर है। देखो यहाँ पे कार्बन कितने हैं, यहाँ पे 1 कार्बन है, यहाँ पे 2, यानी कि 1 कार्बन एक्स्ट्रा आ गया। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 3 1 4, यहाँ पे 5 1 6, 2 कार्बन एक्स्ट्रा है हमारे पास, 2 हाइड्रोजन, बाकी तो ऑक्सीजन वैसे ही है। तो ये जो CH2 यूनिट है उससे वेरी करते हैं होमोलोगस सीरीज में। नेक्स्ट जो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड होता है, हर एक ऑर्गेनिक कंपाउंड में जो डिफरेंस आता है वो CH2 यूनिट का ही आता है। यहाँ से भी आप देख सकते हो, देखो 2 कार्बन है, यहाँ 3 हो चुके हैं, 1 हाइड्रोजन, 5 और 6, 7 और 8, 2 हाइड्रोजन। तो कितनी यूनिट का डिफरेंस आ रहा है? CH2 यूनिट का। और अगर इसके मास की बात की जाए, एक बार मास भी पूछा गया है कि होमोलोगस सीरीज जो है वो कितने मास से डिफर करती है। कार्बन है, कार्बन का मास होता है 12, हाइड्रोजन का कितना होता है 2 हाइड्रोजन है मतलब हमारे पास, तो कितना होगा 14 से। तो ये ज़रूरी थी होमोलोगस सीरीज हमारे पास। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लियर हुई होगी। अब हम चलते हैं फंक्शनल ग्रुप्स के ऊपर, इनको आपने याद करना है फंक्शनल ग्रुप्स को। ठीक है, देखो सबसे पहले है कि अगर हमारे पास कार्बन चेन के साथ OH लगा हो, यहाँ पे ये जो मैं ना R लिख देती हूँ, यहाँ पे R का मतलब है कार्बन चेन। R का क्या मतलब है? हमारे पास कार्बन चेन है, मतलब कार्बन चेन लगी हुई है। तो कार्बन चेन के साथ अगर OH लगा हो, उस फंक्शनल ग्रुप का नाम होता है अल्कोहल। और जब हम नेमिंग करते हैं, मतलब सुफिक्स, इसका सुफिक्स क्या यूज़ करते हैं? तो इसका सुफिक्स यूज़ करते हैं हम ओल। याद रखना है इसको, क्या यूज़ करते हैं? ओल। अब अगर कार्बन चेन के साथ NH2 लगा हो, कार्बन चेन के साथ NH2 लगा हो, उसको बोला जाता है एमीन। उसको क्या बोला जाता है? एमीन। और इसको आयोपिक नेमिंग में एमीन ही पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? एमीन पढ़ते हैं हमारे पास। ठीक है, अब देखो कार्बन चेन है, उसके इधर ऑक्सीजन है, जैसे ये था, और फिर हाइड्रोजन था ना, बट फिर कार्बन चेन आ गई हमारे पास। देखो अल्कोहल और इसको कंपेयर करके देखो, ये कार्बन चेन है, ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन है, इस तरफ हाइड्रोजन आ गया, इसमें क्या आ गया हमारे पास? कार्बन ही आ गया। तो ये जो हमारा फंक्शनल ग्रुप है इसको बोला जाता है ईथर। इस फंक्शनल ग्रुप को क्या बोला जाता है? ईथर। और इसको ना ऑक्सी करके पढ़ते हैं हम, ऑक्सी करके। इसके बारे में जब हम नेमिंग करेंगे वहाँ पे हम देख लेंगे इसको। ठीक है, नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप, अब हमारे कार्बोनिल फंक्शनल ग्रुप शुरू हो जाते हैं। मतलब मान लो ये कार्बन चेन है, मैंने R से डोनेट कर दी, C डबल बॉन्ड O है हमारे पास, C डबल बॉन्ड O, इस तरफ हमारा H आ गया। क्या आ गया? H। और इस ग्रुप को हम CHO भी पढ़ते हैं, CHO।
तो इसका नाम होता है एल्डिहाइड। इसका क्या नाम होता है? एल्डिहाइड। और इसको हम अल पढ़ते हैं। इसको क्या पढ़ते हैं हम? अल। इसका मैं CHO यहाँ लिख देती हूँ ना, कि इसको CHO भी लिखा होता है कई जगह। CHO क्यों लिखा है? देखो ये COH है, अल्कोहल से डिफरेंट करने के लिए इसको, कि कार्बन का ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड है यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड है, यहाँ पे कार्बन का हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड नहीं है, C डबल बॉन्ड O और H के साथ बॉन्ड है। तो इन दोनों को डिफरेंस करने के लिए इसको CHO लिखा जाता है। अब नेक्स्ट फंक्शनल ग्रुप में देखो क्या होगा, R C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ भी R आ जाए तो इसका नाम होता है कीटोन। इसका नाम क्या होता है? कीटोन। और इसको O नहीं पढ़ते हैं ऐसे, इसका नाम क्या हो जाता है? कीटोन। अब देखो ऐसे ये R है, C डबल बॉन्ड O है, इस तरफ OH आ जाए हमारे पास, क्या आ गया? OH। तो हम फंक्शनल ग्रुप्स का देख रहे थे, R, उसके बाद यहाँ पे C डबल बॉन्ड है, OH आ जाए, इसका नाम होता है कार्बोक्सिलिक एसिड। इसका क्या नाम है? कार्बोक्सिलिक एसिड। तो इस कार्बोक्सिलिक एसिड को हम नेमिंग में पढ़ेंगे ओइक एसिड। क्या पढ़ेंगे हम? ओइक एसिड। अब इसके बाद देखो फंक्शनल ग्रुप कैसे चलेगा, R, इसको क्या हो गया, इसकी वजह से तो नहीं हो रहा, R C डबल, अभी C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे O, H की जगह R आ गया। देखो इसका नाम होगा एस्टर। इसका क्या नाम होगा? एस्टर। इसको हम 8 करके पढ़ते हैं, 8 नेमिंग में देख लेंगे। उसके बाद R C डबल बॉन्ड O, यहाँ पे अगर NH2 आ जाए, NH2 आ जाए, इसको पढ़ते हैं हम अमाइड। इसको हम क्या पढ़ते हैं? अमाइड। ठीक है, इसको हम क्या पढ़ते हैं? अमाइड। और नेमिंग में इसको अमाइड ही यूज़ किया जाता है। तो ये हमारे पास फंक्शनल ग्रुप है, यही आपकी नेमिंग में इन्वॉल्व होंगे। ठीक है, तो इसको आपने याद कर लेना है। कैसे आप याद कर सकते हो? सिमिलैरिटीज़ लगा के वो आप देख सकते हो। ठीक है, तो अब हम ये मैंने रूल्स आपको सभी बता दिया, हम थोड़ा सा नेमिंग पे प्रोसीड करते हैं। जैसे हमारे पास ये है ना, देखो एक चीज़ मैं आपको यहाँ पे बताना चाहूँगी कि जैसे मैंने ये लिखा है, देखो कि जैसे आपको जैसे साइड चेन आपको ये मिल गई CH3, तो एक कार्बन की चेन है ना, तो एक कार्बन को मिथ बोलते हैं ना। तो जब एक कार्बन की चेन एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करती है तो उसके पीछे I लगता है। तो जो भी एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट करेगा ना, मतलब कार्बन चेन वाला, उसके पीछे I लगता है। इस चीज़ को याद रखना है आपने, उसके पीछे क्या लगता है? I लगता है। अब ना कुछ एक स्पेसिफिक सब्स्टिट्यूएंट है हमारे पास, देखो जैसे ये हो, यहाँ पे CH3 है, यहाँ पे भी CH3 है, ऐसे है। ओके, यहाँ पे तो H ही हमारा, और यहाँ पे आपकी कार्बन चेन लगी हुई है, कुछ भी कोई फंक्शनल ग्रुप लगा हुआ, मतलब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है। तो इस सब्स्टिट्यूएंट को हम क्या बोलते हैं? इसको बोला जाता है आइसोप्रोपाइल ग्रुप। क्या बोला जाता है इसको? आइसोप्रोपाइल। क्योंकि 3 कार्बन है, अगर तो सीधे होते तो हम प्रोपाइल बोल देते, बट ये सेकेंडरी रूप में प्रेजेंट है, सेकेंडरी वाले में। ठीक है, मतलब कार्बन के ऊपर कार्बन है, तो इसको आइसोप्रोपाइल बोलते हैं हम। क्या बोलते हैं इसको? आइसोप्रोपाइल ग्रुप। इसके बारे में भी बताना चाहिए आपको, क्योंकि ये भी नेमिंग में आ जाता है आपको। अब एक और सब्स्टिट्यूएंट है आपके पास, लेट्स से ऐसे CH3, अब यहाँ पे तो H ही है, उसके बाद ऐसे करके CH2, यहाँ पे आपका मेन ग्रुप लगा हुआ है, मतलब ये एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है। तो इसको बोलते हैं हम आइसोब्यूटाइल। इसको क्या बोलते हैं हम? आइसोब्यूटाइल। ये आइसोब्यूटाइल नहीं, इसको बोला जाता है सेकेंडरी ब्यूटाइल। इसको बोला जाता है सेकेंडरी, क्योंकि ये कार्बन जो है, हाँ इसको सेकेंडरी ब्यूटाइल बोला जाता है। इसको क्या बोला जाता है? सेकेंडरी ब्यूटाइल। अब यही ग्रुप ना ऐसे भी प्रेजेंट हो सकता है, देखो CH3, यहाँ पे आपके कोई मेन पार्ट है, ये आपका एज अ सब्स्टिट्यूएंट एक्ट कर रहा है, तो इसको बोला जाता है टर्शरी ब्यूटाइल। इसको क्या बोला जाता है? टर्शरी ब्यूटाइल। इसको क्या बोला जाता है? टर्शरी ब्यूटाइल। टर्शरी ब्यूटाइल क्यों? क्योंकि एक तो 3 कार्बन लगे हुए हैं, इसको देखो 3 कार्बन लगे हुए हैं, और ये 4 कार्बन है, तो 4 कार्बन को क्या बोला जाता है? ब्यूटाइल। तो नेमिंग देखेंगे ना, वहाँ पे आपको समझ में आएगा, तो जस्ट इसको नोट डाउन कर लीजिएगा कि ऐसे ग्रुप होते हैं हमारे पास।
तो ये बेसिक रूल्स है, वो हमने सीख ली। अब हम नेमिंग पे प्रोसीड करते हैं अपना। देखो ये जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हुए हैं वहाँ से हम नेमिंग करते हैं, ठीक है। रूल क्या था नेमिंग का? सबसे पहले प्रीफिक्स की नेमिंग, उसके बाद वर्ड रूट, फिर सुफिक्स की नेमिंग। ये है रूल, ठीक है। देखो अब सबसे पहला काम होता है, देखो इतनी सिंपल नेमिंग तो नहीं आएगी आपको। तो सबसे पहला जो काम होता है वो हमारे पास कार्बन चेन को चूज़ करना होता है, ठीक है। सबसे पहला काम जो होता है वो क्या होता है? कार्बन चेन को चूज़ करना। तो देखो कार्बन चेन हम कैसे मर्जी चूज़ कर सकते हैं। मैंने ये लीनियर वाली कार्बन चेन चूज़ कर ली, लेट से ऐसे ऐसे। देखो कितने कार्बन आ रहे हैं इसमें, 1 2 3 4 5 कार्बन आ रहे हैं। अब मैं इस वाली चेन को चूज़ कर रही हूँ ऐसे, इसमें कितने 1 2 3 4 5 6, तो इसमें तो 6 कार्बन आ गए। तो विच मीन्स जिसमें ज़्यादा कार्बन वही हमारी मेन चेन। तो ये हमारी मेन चेन होगी। ये देखो ऐसे ऐसे करके हमारी मेन चेन होगी। चेन चूज़ कर ली, उसके बाद नंबरिंग करनी होती है। तो नंबरिंग जो है हम टर्मिनल कार्बन से स्टार्ट करते हैं। तो टर्मिनल कार्बन ये भी है, टर्मिनल कार्बन ये भी है। तो अगर मैं यहाँ से स्टार्ट करूँगी 1 2 3 4 5 6, इस तरफ से भी, तो जो ये हमारा जो साइड में ग्रुप बच रहा है, ठीक है, ये देखो ये साइड में ग्रुप बच रहा है, ये सब्स्टिट्यूएंट होगा अब हमारा। ये अगर मैं इस तरफ से स्टार्ट कर रही हूँ नंबरिंग, देखो 1 2 3 4 5 6, कौन से कार्बन पे आ रहा है? 2 पे। अगर मैं इस तरफ से कर रही हूँ तो कौन से कार्बन पे आ रहा है? 4 5 पे। तो जहाँ से जल्दी आ रहा है वहाँ से हम नंबर देंगे, तो यहाँ से देंगे। तो ये हो गया। तो अब ये सब्स्टिट्यूएंट है, 3 कार्बन वाला सब्स्टिट्यूएंट है। कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? कौन सी पोजीशन पे लगा हुआ है? 2 पे। तो 2, उसके बाद हम लिखेंगे प्रोपाइल। क्या लिखेंगे? 2 प्रोपाइल। क्योंकि जो नंबर और जो हमारे पास अल्फ़ाबेट है उसको हम हाइफन से क्या करते हैं? उसको हम हाइफन से डिफरेंस करते हैं, मतलब ऐसे लगा के 2 प्रोपाइल। क्योंकि 3 कार्बन की चेन है उसको प्रोपेन बोलते हैं, बट वो एज अ सब्स्टिट्यूएंट करता है प्रोपाइल। ये हो गया। साइक्लो तो नहीं है। वर्ड रूट कितने कार्बन आ रहे हैं? 6। तो 6 को क्या बोलते हैं हम? हेक्स। हेक्स। उसके बाद सुफिक्स में प्राइमरी सुफिक्स, फंक्शनल ग्रुप तो कोई दिख नहीं रहा है, सिंगल बॉन्ड है, तो क्या हो जाएगा नाम? एन। 2 प्रोपाइल हेक्स एन क्या हो जाएगा? इसका नाम हो जाएगा, ठीक है। अब ये वाली चेन देखो, इसमें हम कैसे कैसे चेन को चूज़ कर सकते हैं। मैंने ऐसे चेन चूज़ कर ली, देखो ये ऐसे ऐसे, मतलब यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन आ रहे हैं। एक तो ये वे हो सकता है, या फिर आप ऐसे चूज़ कर लो 1 2 3 4 5 6। हम ना कभी भी ऐसे कार्बन चेन नहीं चूज़ कर सकते कि यहाँ से यहाँ गए फिर इधर को आ गए। जो कार्बन है वो डायरेक्टली लिंक्ड होने चाहिए, वैसे ही चेन चूज़ होती है। 1 2 3 4 5, ये भी नहीं होगी। 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 आ रहे हैं। कोई और वे बचता है इसमें? 1 2 3 4 5 6, इसमें भी 6 आ रहे हैं। और कोई वे बचता है? देखो इसकी जगह ना मैंने यहाँ पे एक एग्जांपल समझाना है आपको, इसीलिए मैंने ये ली हुई थी कि अगर आपके पास सेम नंबर ऑफ कार्बन आ जाए फिर आप कैसे चूज़ करोगे कौन सी मेन चेन है। देखो यहाँ से अगर ये वाली चेन चूज़ करूँ 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें भी 7 है। तो अगर मैं ये वाली चेन चूज़ करती हूँ, देखो ये चेन चूज़ कर ली मैंने। अब इसमें कितने सब्स्टिट्यूएंट बच रहे हैं हमारे पास? देखो एक ये सब्स्टिट्यूएंट बच रहा है, एक सब्स्टिट्यूएंट कौन सी पोजीशन पे? एक सब्स्टिट्यूएंट, देखो एक सब्स्टिट्यूएंट ए बच रहा है 3 पोजीशन पे, एक सब्स्टिट्यूएंट ए बच रहा है 4 पोजीशन पे, और एक सब्स्टिट्यूएंट फिर बच रहा है 4 ही पोजीशन पे। 2 सब्स्टिट्यूएंट है 4। ओके, अगर मैं ये वाली चेन चूज़ करती हूँ, देखो ये वाली, तो इसमें बेशक हम नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट कर दें। 1 2 3, 3 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है, उसके बाद 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है। मैंने ऐसे ऐसे करके ऐसे चेन चूज़ करी है ना, ऐसे करके 4 पे एक और सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है यहाँ पे 4 पे। अगर हम ऐसे चूज़ करते हैं ये एक ही सब्स्टिट्यूएंट आएगा उसके बाद। ओके, 4 पे 2 सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं हमारे पास, ये वाला और ये वाला। 3 पे तो हो गया, 3 ये था ना हमारा, 4 5 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो इसमें ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं, तो जिस चेन में ज़्यादा नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूएंट होंगे उसको हम एज अ मेन चेन कंसिडर करेंगे, ठीक है। तो मतलब जो दूसरे वाली चेन है वो हमारी मेन चेन होगी, ये वाली नहीं होगी मेन चेन, क्योंकि उसमें ज़्यादा सब्स्टिट्यूएंट आ रहे हैं। तो देखो ऐसे ये हमारी मेन चेन है। नंबरिंग 1 2 3 4 5 6 7। अगर मैं इधर से कहती 1 2 3 तो भी 3 पे ही आ रहा था सब्स्टिट्यूएंट। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से हमारे पास, वैसे दोनों चेन्स ही सेम थी हमारे पास, आई थिंक सो। हाँ,
क्योंकि यहाँ पे भी 4 पे सब्स्टिट्यूएंट आ रहा है और ये भी 4 पे, चेन दोनों ही सेम है, कहीं से भी कंसिडर कर लो। अब देखो सब्स्टिट्यूएंट क्या है, मिथाइल, मिथाइल सब्स्टिट्यूएंट, और ये वाला ग्रुप, ये वाला ग्रुप याद है कौन सा ग्रुप है ये, 4 कार्बन है तो ब्यूटाइल हो जाएगा। तो ये ब्यूटाइल है, ये मिथाइल है, ये मिथाइल है। तो मिथाइल अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो जो सब्स्टिट्यूएंट अल्फ़ाबेटिकली पहले आएगा उसकी नेमिंग आएगी। तो 4 पे 5 पे, अब इसको डाई मिथाइल बोलेंगे। अगर एक से ज़्यादा ग्रुप प्रेजेंट हो तो उसको क्या बोलते हैं, डाई मिथाइल। 4 पे 5 पे डाई मिथाइल, और उसके बाद 4 पे ही हमारे पास क्या प्रेजेंट है, ऐसे 4 पे हमारे पास एन ब्यूटाइल। उसके बाद वर्ड रूट में आ जाएगा हेक्स, उसके बाद सिंगल बॉन्ड एन। 4 5 डाई मिथाइल, 4 पे ही एन ब्यूटाइल, हेक्सेन, हेक्सेन की जगह आएगा हेप्ट, 7 कार्बन है, हेप्टेन। ठीक है, तो ऐसे इसकी नेमिंग हो जाएगी। इसको मैं इरेज कर रही हूँ ना, ठीक है, ऊपर फिर मेरे को नीचे वाले को प्रॉब्लम होएगी। अब देखो इस वाले को देखो, इसमें हमारे पास ट्रिपल बॉन्ड आ रहा है, तो हम चेन देखो ऐसे चूज़ कर सकते हैं 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6। अगर मैं इधर को चूज़ करूँ 1 2 3 4 5 6, इधर को भी 6 ही आ रहे हैं। या देखो मैं इसको ऐसे लिखती हूँ, ऐसे लिखती हूँ, ठीक है, मैंने ऐसे लिखा 1 2 3 4 5, इधर को 5 आ रहे हैं। और अगर मैं इधर को देखूँ 1 2 3 4 5 6, इधर को 6 आ रहे हैं। ठीक है, एक चेन ये भी तो हो सकती है 1 2 3 4 5 6 7 8, तो ये भी हमारे पास हो सकती है, ये वाली 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5। देखो हमारे पास अगर मैं ये अब 1 2 3 4 5 6, इसमें 6 कार्बन आ रहे हैं, 1 2 3 4 5, तो हम बोलेंगे 6 वाली मेन है। बट जहाँ पे भी डबल ट्रिपल बॉन्ड आ गया ना, तो जहाँ पे डबल ट्रिपल बॉन्ड है तो चाहे उसमें कार्बन नंबर कम ही क्यों ना हो, जिस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप आएगा हमारे पास, चाहे उसमें कार्बन एटम नंबर कम क्यों भी ना हो, हमारी पेरेंट चेन वही होगी जिसमें फंक्शनल ग्रुप आ रहा है हमारे पास। ठीक है, हमारी जो कार्बन चेन है वो कौन सी होगी, जहाँ पे फंक्शनल ग्रुप आ रहा है। तो देखो इसमें फंक्शनल ग्रुप तो यही एक्ट कर रहा है। अब इसको चेन को चूज़ करना है, तो मैं ऐसे वाली चेन को चूज़ कर रही हूँ, देखो ऐसे, ये वाली स्ट्रेट भी चूज़ कर सकते 1 2 3 4 5, बट इसमें 6 आ रहे हैं। देखो 1 2 3 4 5 6, तो जिस तरफ से कोई भी हमारे पास एक्स्ट्रा चीज़ आ रही है उसको नंबरिंग कर दो 1 2 3 4 5 6 ऐसे। अब सब्स्टिट्यूएंट्स देखो 3 पोजीशन पे भी है, 4 पे भी है। 3 पे मिथाइल है, सॉरी 4 पे मिथाइल है, 3 पे क्या है, इथाइल। तो 3 पे इथाइल है, अल्फ़ाबेटिकली वो पहले आ रहा है, तो क्या हो जाएगा 3 पे इथाइल हाइफन 4 पे मिथाइल, वर्ड रूट क्या है 6, हेक्स। अब देखो इसमें प्राइमरी सुफिक्स आ गया हमारे पास, मतलब आइन है। अब इसमें एन नहीं आएगा। जो ट्रिपल बॉन्ड है वो एक भी हो सकता है, जब एक ही हो गया तो उसी को प्रेफरेंस दी जाएगी। एक पे है ना, 1 पे 1 आइन, तो ये इसका नेम होगा 3 इथाइल 4 मिथाइल हेक्स 1 आइन। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब ना कुछ एक और एग्जांपल्स मैं ना लिखती हूँ यहाँ पे। नीचे वाले भी करेंगे, उससे पहले हम थोड़ी सी ये सॉल्व कर लें। एक ये है, मतलब इनमें सिंगल सिंगल बॉन्ड है। आप समझोगे कि इसमें बाकी की वैलेंसी किसने पूरी करी हुई है, हाइड्रोजन ने। ठीक है, मैं आपको नेमिंग का रूल बताने जा रही हूँ, ये आप वैलेंसी बाकी सारी खुद से पूरी कर सकते हो। मैंने पहले भी बोला था ये चीज़। देखो इनकी नेमिंग करनी है। अब देखो सबसे पहले इस पे आता है हमारे पास नंबरिंग की, क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे कोई नहीं, यहीं से होगी 1 2 3 4 5 6। अब इसमें कोई सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं बच रहा है हमारे पास,
कोई भी सब्स्टिट्यूएंट तो नहीं बच रहा है, तो सिंपल वर्ड रूट पे चलो। वर्ड रूट क्या है हमारे पास? हेक्स। वर्ड रूट क्या है हमारे पास? हेक्स। अब देखो इसमें डबल बॉन्ड भी है, ट्रिपल बॉन्ड भी है, तो पहले नेमिंग किसकी होगी? पहले नेमिंग होगी हमारे पास इन। इन अल्फ़ाबेटिकली पहले आ रहा है, कौन से नंबर पे? 3 पे। देखो इन 3 पे भी है, 4 पे भी है, तो जो नंबर पहले होगा उसका नाम आएगा 3 इन। उसके बाद ये कौन सी पोजीशन पे है? 1 आइन। अब आपने देखा होगा कि ये मैंने इन लिखा, इसका इन ही लिखा, तो जब भी डबल बॉन्ड के बाद या तो आइन आए या कोई वोवल आए, आइन आए या कोई वोवल आए, इस रूल को लिख लेना आपने। आइन आए या कोई वोवल आए तो इसका ई हट जाता है हमारे पास। जैसे फंक्शनल ग्रुप होंगे, अल्कोहल आएगा, ओल आएगा, अल आएगा, तब हम ये नहीं लगाते हैं, डबल इसका इन का ई नहीं लगाते हैं, और आइन के साथ भी है यही, ठीक है। अब देखो यहाँ पे है, तो यहाँ पे डबल बॉन्ड भी है, यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड भी है, डबल बॉन्ड भी है, वो भी चेन के एंड में है, ये भी चेन के एंड में। अब हमने नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है? तो डबल बॉन्ड को ज़्यादा प्रेफरेंस दी जाती है। 1 2 3 4 5 6। इसमें तो यहाँ पे स्टार्टिंग में था ना, इसीलिए यहाँ पे डबल ट्रिपल की तो कोई प्रेफरेंस ही नहीं थी, तो हमारे पास हेक्स आ जाएगा। 1 पे इन हट जाएगा वो, 5 पे आइन आ जाएगा, ऐसे इसका नेम होगा, ठीक है। अब इसमें देखो ये एग्जाम्पल, इसको भी मार्क करके रखना, इनको भी मार्क करके रखना, क्योंकि इसमें क्या इन का ई हटा है, तो इसको मार्क करके रखना ताकि आपके दिमाग में आए यहाँ पे कोई रूल हुआ है। यहाँ पे क्या है, जब हमारे पास 2 डबल बॉन्ड प्रेजेंट हो, देखो तो नंबरिंग कहाँ से? यहीं से होगी, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड है। 1 2 3 4 5 कार्बन है, ओके। वर्ड रूट आएगा पेंट। अब ये पेंटा आएगा यहाँ पे। पेंटा क्यों आएगा? कि जब भी हमारे पास 2 डबल बॉन्ड होंगे तो जो भी वर्ड रूट होगा उसके साथ ए लगता है। यूटा, पेंटा, हेक्सा, हेप्टा, ओक्टा, ऐसे, ठीक है, हो गया। उसके बाद डबल बॉन्ड कौन कौन सी पोजीशन पे है? फर्स्ट पे और थर्ड पे। 1 3 डाई इन क्या हो जाएगा इसका? नेम, ऐसे करेंगे, ठीक है। उसके बाद इसका देखो, इसमें क्या है? इसमें तो नंबरिंग करनी है, तो अब देखो इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, नंबरिंग इधर से भी हो सकती है, क्योंकि इधर से भी सब्स्टिट्यूएंट 2 नंबर पे है, इधर पे भी 2 नंबर पे है। अब हम कहाँ से डिसाइड करें, कहाँ से नेमिंग? तो जो भी सब्स्टिट्यूएंट है जो अल्फ़ाबेटिकली पहले आता है, तो अल्फ़ाबेटिकली पहले कौन आता है? क्लोरो, तो उस तरफ से नेमिंग। 1 2 3 4, तो 2 पे क्लोरो, 2 पे क्लोरो हो गया। 3 पे ब्रोमो हो जाएगा। वर्ड रूट 4 ही कार्बन है, ब्यूट और सिंगल ही बॉन्ड है एन, तो क्लोरो 3 ब्रोमो ब्यूट एन। तो ये मैंने आपको आज जो है सिंपल नेमिंग के रूल सिखा दिए, ठीक है। तो जो फंक्शनल ग्रुप वाली नेमिंग है वो आपको मैं कल की वीडियो में सिखाऊंगी, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबी बन गई है हमारे पास, तो वो मैं आपको कल की वीडियो में बताऊंगी। वहाँ पे हम अगर एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप प्रेजेंट होते हैं उनकी नेमिंग भी सीख लेंगे, साइक्लिक कंपाउंड की नेमिंग कैसे करते हैं वो सारा सीख लेंगे, ठीक है। हम सेकेंड पार्ट में करेंगे। तो आज के लिए इतना ही, बहुत ही जल्दी नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे। थैंक यू सो मच, हैप्पी लर्निंग।